अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 4 that is rotational and circular motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक क्वांटिटीज, यानी कि लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान हम रिलेशनशिप को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने लीनियर क्वांटिटीज जो पढ़ी थी वो तीन तरह की थी। फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन हमने पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। थर्ड वन इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब हम लीनियर मोशन को स्टडी कर रहे थे, ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी कर रहे थे, तब हमने तीन तरह की क्वांटिटीज पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसी तरह से जब हम चैप्टर 4 में एंटर हुए, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन का ये चैप्टर है, तो इसमें भी हमने यही तीन क्वांटिटीज पढ़ी हैं बट डिफरेंट वे में, एंगुलर की फॉर्म में, यानी कि सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ी थी। फर्स्ट वन इसमें भी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि इन तीनों क्वांटिटीज के अंदर जो लीनियर मोशन की हैं और जो एंगुलर या सर्कुलर मोशन की हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो हमने इनका रिलेशन फाइंड करना है और इस तरह की तीन इक्वेशन निकालनी है जिनमें ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं वो आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हूँ। तो फर्स्ट हम रिलेशन पढ़ते हैं। पहला रिलेशन है हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें मैंने एक कंसिडरेशन के लिए पैराग्राफ लिखा है। ये जो पैराग्राफ है ये आपने हर रिलेशन के स्टार्ट में लिखना है, आगे मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने अपने नोट्स के अंदर इसे इंक्लूड कर लेना है। आपने हर रिलेशन के शुरू में सबसे पहले यही जो पैरा है ये आप लिखेंगे और ये जो डायग्राम है ये भी आप बनाएंगे। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ पार्टिकल दैट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैस है जो कि मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, और जाहिर सी बात है अगर वो सर्कल है तो उसका रेडियस होगा जिसे हमने क्या नाम दिया है, स्मॉल आर का नाम दिया है, विद सेंटर एट ओ, और उसका जो सेंटर है वो ओ पे है। अगर आप साथ साथ इस डायग्राम को देखेंगे तो समझने में आसानी होगी कि हमारे पास एक कोई भी पार्टिकल है, ये जो ग्रीन सी आपको डॉट नजर आ रहा है, ये जो बॉल की शेप की नजर आ रही है, ये पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास है आर और इसका सेंटर जो है वो ओ पे है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा लेट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इनिशियली पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है ए से और फिर वो बी तक जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एंड देन टू द सी, और उसके बाद बी से फिर सी की तरफ चला जाता है। सच दैट, इस तरह से जाता है कि हमारे पास ये कंडीशन है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1 रेडियन। जो एंगल है ए ओ और सी, इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है, वो 1 रेडियन होता है। अब हम देखते हैं कि ए ओ सी हमारे कौन से पॉइंट्स हैं। ओ तो हमारे पास ये सेंटर वाला पॉइंट है, ए वो वाला पॉइंट है जहां से पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया, यानी उसका इनिशियल पॉइंट है, जहां से इनिशियल पोजीशन है जहां से पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है। और सी कौन सा पॉइंट है, सी वो वाला है जहां पर एंड कर रहा है, यानी फाइनली जहां पे जाके रुक जाता है। बी दरमियान में आ रहा है, लेकिन हमें भी बी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम किसका जिक्र कर रहे हैं, ए ओ और सी। ये जो एंगल बन रहा है ना, ए ओ सी का एंगल, ये हमने सपोज कर लिया कि 1 रेडियन के इक्वल है। हमने 1 रेडियन की डेफिनेशन इससे पहले पढ़ रखी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी एंगल उस वक्त 1 रेडियन होता है जब उस पार्टिकल की जो आर्क लेंथ है, यानी उसका जो डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया है, वो इक्वल हो सर्कल के रेडियस के। ये हमारे पास कंडीशन होती है एंगल के 1 रेडियन होने के लिए। तो हमने पहले ही सपोज कर लिया कि हमारा ये एंगल 1 रेडियन है। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा एंगल 1 रेडियन है, तो इसका मतलब है हमारी जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कौन सी बनी है यहाँ पे, ए सी, क्योंकि हम एंगल ए ओ सी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ए सी जो है वो इसकी आर्क लेंथ है या वो डिस्टेंस है जो एक पार्टिकल ने ट्रेवल किया है ए से सी तक। तो ये ए सी किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ये बात हम मान लेते हैं कि एंगल ए ओ सी 1 रेडियन के इक्वल है, तो उसके लिए फिर जरूरी है कि जो ए सी आर्क लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगी। इसके बाद है बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री। अब हमने सिंपल सा एक ज्योमेट्री का रूल लगाना है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रेशो ले रहे हैं, एंगल्स की रेशो ले रहे हैं, और दूसरा आर्क लेंथ जो कि हमारा डिस्टेंस पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी रेशो ले रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो पार्टिकल ने पहले कहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ए से बी तक और फिर बी से सी तक, यानी कि हमारे पास दो तरह की आर्क लेंथ बन रही हैं। एक ए टू बी बन रही है जिसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एस के साथ, ठीक है, और दूसरी बन रही है ए टू सी
जिसे हम ले रहे हैं आर, एक तो हम रेडियस को आर ले रहे हैं ना, उसके अलावा ये जो ए टू सी हमारी आर्क लेंथ है इसे भी हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि हमारा ये जो एंगल है ए ओ सी वो 1 रेडियन के इक्वल है, और 1 रेडियन के इक्वल होने का मतलब है कि हमारी जो आर्क लेंथ है ए सी वो रेडियस के इक्वल होगी। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम रेडियस को भी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर इस ए सी को भी हमने आर से ही रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि वो दोनों चीज़ें बराबर हैं तो हम एक ही सैम्बल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आर का सैम्बल यूज़ किया है ए सी के लिए भी। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो रेशो बन रही है एंगल और आर्क लेंथ के अंदर क्या वो बराबर है। रेशो इस तरह से देखनी है कि देखें जब हमारे पास पार्टिकल ए से बी तक मूव करता है तो हमारा जो एंगल है वो जो सर्कल के सेंटर बना रहा है इस इनिशियल एक्सिस के ऊपर वो कितना बना रहा है, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो वो बना रहा है थीटा, जो कि ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा। तो यानी ए टू बी एंगल बन रहा है थीटा। अब जब पार्टिकल को ए टू सी वाली मोशन देखते हैं तब हमारे पास एंगल बन रहा है 1 रेडियन, जिसे हमने कंसीडर किया हुआ है 1 रेडियन, ये जो पर्पल लाइन के साथ शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी हमारे पास आर्क लेंथ बढ़ रही है उतना ही हमारे पास एंगल बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम ए टू बी जाते हैं तो ये एंगल जो है वो आपको स्मॉल नजर आ रहा होगा थीटा, जो कि कम है एंगल, लेकिन जैसे ही वो सी तक ट्रेवल करता है पार्टिकल फिर क्या होता है, एंगल बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है, और जिस प्रोपोर्शन से आर्क लेंथ बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन से एंगल बढ़ रहा है। हम सपोज कर लेते हैं समझने के लिए कि जो इनिशियली आर्क लेंथ है ए टू बी वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और जब हमारे पास आर्क लेंथ 4 सेंटीमीटर है तब जो एंगल थीटा है इसे भी हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि ये 2 डिग्री है। ठीक है, जब हमारे पास 4 सेंटीमीटर है आर्क लेंथ तब हमारे पास थीटा क्या है, 2 डिग्री है। अब जब हमारे पास आर्क लेंथ हो जाएगी ए सी, यानी कि ये क्या होगी, ये डबल हो गया। अगर आप इसे गौर से देखें तो जितना ए टू बी डिस्टेंस कवर हुआ है उतना ही बी टू सी हुआ है, यानी अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर हो रहा है। इसका मतलब है अगर हम ए सी को देखें तो ए सी हमारा क्या होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ए टू बी 4 है और बी टू सी भी उतना ही हो रहा है जितना ए टू बी है, इसलिए वो भी 4 होगा। ये 4 और ये वाला 4 मिलके 8 सेंटीमीटर बना देंगे, यानी क्या हो गया, अब हमारे पास आर्क लेंथ डबल हो गई, पहले 4 थी अब 8 हो गई। अगर ये पहले 4 थी और ये 8 हुई है तो एंगल भी उतना ही बड़ा होगा ना, जैसे यहाँ पर एंगल पहले 2 डिग्री था तो वो भी अब 4 डिग्री हो गया होगा। तो यानी असल में मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो इनके बढ़ने की प्रोपोर्शन है ना वो एक जैसी है। जितनी हमारे पास आर्क लेंथ बढ़ रही है ना, आर्क लेंथ डबल हुई है 4 से 8, तो एंगल भी क्या होगा 2 से 4, यानी वो भी डबल हो गया है। तो यही वाली बात है जो हमने यहाँ पर लिखा है कि बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री हम इनकी जो रेशोज हैं उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आर्क लेंथ ए बी है और उसका एंगल ए ओ बी है तो ये इक्वल होगा जो आर्क लेंथ ए सी है और एंगल ए ओ सी है। मतलब कि अगर ए बी हमारे पास इनिशियली 4 था, बाद में डबल होके कितना हो गया, 8 हो गया है, तो हमारे पास एंगल भी पहले 2 था बाद में डबल होके 4 हो गया है। तो ये वाली बात है, इसलिए हमने इनको इक्वल लिख लिया, क्योंकि जितनी प्रोपोर्शन से आर्क लेंथ बढ़ी है उतनी प्रोपोर्शन से एंगल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों को आर्क लेंथ को एक साइड पे लिख के दोनों को डिवाइड किया, इधर से दोनों एंगल्स को आपस में डिवाइड किया, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब अगर हम आगे देखें फ्रॉम डायग्राम, तो ए बी जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए बी को हमने क्या नाम दिया था, एस का, ए बी एस के इक्वल है। उसके बाद एंगल है ए ओ बी, एंगल जो है हमारे पास ए ओ बी ये वाला एंगल है जिसे हमने थीटा कहा है, और ए सी जो है वो हमारे पास आर के इक्वल है, ए सी वाली जो है वो आर के इक्वल है, और एंगल ए ओ सी जो है हमारे पास वो 1 रेडियन के इक्वल है, ये हमने पहले सपोज कर लिया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम अपनी इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। इक्वेशन 1 बिकम्स आर्क ए बी की जगह हमने क्या पुट करना है, वो है हमारा एस के इक्वल, तो ऊपर ऐसा आ जाएगा, नीचे है आर्क ए सी और ए सी है हमारा आर के इक्वल, तो नीचे आर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हमारा थीटा के इक्वल है, ऊपर थीटा आ जाएगा, और नीचे है एंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी किसके इक्वल है, 1 रेडियन के इक्वल है, थीटा के नीचे आ जाएगा 1 रेडियन। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है एस बाय आर इज इक्वल टू थीटा बाय 1 रेडियन। अच्छा, नीचे वाले स्टेप में मैंने रेडियन को इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि आपको पता है थीटा का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है, तो नीचे अगर हमने रेडियन ना भी लिखते, हम सिर्फ 1 भी लिख देते तो चल जाता, और आपको पता है जब कोई चीज़ 1 से डिवाइड होती है तो वही आंसर आता है, यानी थीटा बाय 1 क्या होगा, थीटा ही होगा, एस ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। और अगर हम आर को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें थीटा के साथ तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये था हमारा वो फाइनल रिलेशन जिसे हम ढूंढना चाह रहे थे, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन की एक साइड पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर का रिलेशन, तो इक्वल के एक साइड पे हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, एस इज इक्वल टू आर जो है हमारे पास सर्कल का रेडियस है, और थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा होती है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसकी हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, जिसकी हमने सैम्बल पढ़ा था कि वो थीटा होता है। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है, यानी ये इन दोनों को एक ही इक्वेशन के अंदर जोड़ रही है, तो हमारे पास ये इनका रिलेशनशिप आ गया है।
नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाला है, अब हम वेलोसिटी के लिए निकालना चाह रहे हैं कि लीनियर और एंगुलर के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। तो इससे हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो कंसीडरेशन का पैराग्राफ है जो कि हमने पहले रिलेशन में स्टार्ट में लिखा है वो आपने हर रिलेशन के स्टार्ट में लिखना है। तो यहाँ पर भी आप पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे एज वी नो दैट इक्वेशन 1 जो है हमारे पास S इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम अपना फर्स्ट रिलेशन जो अभी अभी हमने निकाला है उसको यूज करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है S इज इक्वल टू आर थीटा। वो इसलिए हम यूज करें क्योंकि यहाँ पर S जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए है, जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए है। और आपको पता है जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम इन दोनों का रेट ऑफ चेंज निकाल लें S का और थीटा का, तो हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए इसे डेल टी पे डिवाइड करेंगे। इसलिए मैंने किया डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय डेल टी ऑन बोथ साइड, यानी हम डेल बाय डेल टी जो है उसे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेल बाय डेल टी और ये ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू आर और डेल बाय डेल टी और आगे आ जाएगा थीटा। अभी भी हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, इतनी ही इसकी डेफिनेशन नहीं है। इसके साथ हमने लिमिट भी लेनी होती है जो हमारे पास होती है डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि आपने जब लीनियर वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा है या एंगुलर वेलोसिटी वाला पढ़ा है, अगर उसमें हम मजीद आगे डिटेल में जाएं तो जो हमारा टाइम होता है उसकी लिमिट होती है डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने वही लिखा है टेकिंग लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी इज इक्वल टू आर। आर के साथ हमने डिवाइड भी नहीं किया तो आर को हमने वैसे ही बाहर ले लेना है और मल्टीप्लाई बाय लिमिट आगे अप्लाई करनी है थीटा के ऊपर, तो इसलिए जो डेल थीटा ओवर डेल टी है उस पर लिमिट अप्लाई की है डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। अब ये जो हमारे पास टर्म बनी है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी, ये पूरी जो टर्म है ये हमारे पास होती है लीनियर वेलोसिटी के इक्वल। और ये जो हमारे पास टर्म बनी है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल थीटा बाय टी, ये हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल। तो अब हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह v लिख देंगे इज इक्वल टू आर और इसकी जगह ओमेगा लिख देंगे। और ये बाकी मैंने यहाँ पर वही लिख दिया कि v जो है हमारे पास इसके इक्वल होता है इसलिए हमने v लिखा, और जो हमारे पास ओमेगा है वो इसी सारी टर्म के इक्वल होता है इसलिए हमने इसकी जगह ओमेगा लिख दिया। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको बताना था कि जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है ना उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है उसका रेडियल कंपोनेंट और दूसरा उसका होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। और हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी लीनियर वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट है ना उसके बारे में नहीं पढ़ रहे। तो अब मैं बताती हूँ कि रेडियल कंपोनेंट कौन सा है लीनियर वेलोसिटी का और टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कोई भी सर्कल बना हुआ है, मोशन को सर्कुलर मोशन को शो कर रहा है, और ये हमारे पास दरमियान में सेंटर होगा सर्कल का जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये सर्कल का रेडियस है। ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब ये जो कंपोनेंट है ना जो ग्रीन के साथ शो हुआ है ये हमारे पास है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों है, आपको पता है जो टेंजेंट है ना उसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कोई भी अगर सर्कल हो उसके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर लाइन टच करती हुई उसे क्रॉस करती हुई जाए तो उस लाइन को जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रही है उस लाइन को हम क्या कहते हैं कि इट इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अगर आप गौर से देखें तो वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है ये इसी तरह से टेंजेंट टू द सर्कल है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है और ये बस किसी एक पॉइंट के ऊपर इसको कट करते हुए आगे जा रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि ये टेंजेंट टू द सर्कल है इसे हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं। और जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो होता है अलोंग द रेडियस। तो यहाँ पर वो शो नहीं हुआ इस डायग्राम में, लेकिन वो अलोंग द रेडियस होता है। तो इस रिलेशनशिप में हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट वो होता है जो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से टच करता हुआ गुजर जाए। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर भी जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके दो ही कंपोनेंट है। जैसे हमने वेलोसिटी में कहा इसके भी दो ही कंपोनेंट है, एक हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है, दूसरा रेडियल कंपोनेंट है। और यहाँ पर भी जो हम रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान करने जा रहे हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसे एंड में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी डिटेल से, लेकिन फिलहाल आप ये माइंड में रखें कि हम कौन से कंपोनेंट ले रहे हैं,
टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं। एज वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पर सिंपल उसी तरह से हमने v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाली इक्वेशन ले लेनी है। और उसी तरह से हमें पता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है वो क्या होता है, हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम जो होता है वो हमारे पास होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने क्या करना है, तो उसी तरह से हमने डेल बाय डेल टी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। डेल बाय डेल टी v से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर डेल बाय डेल टी जो है आर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा है। आर जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर ले लेना है, और जो ओमेगा है वो उस पर अप्लाई कर देना है डेल बाय डेल टी। फिर नेक्स्ट उसी तरह से हमने लिमिट ले लेनी है, टेकिंग लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो इस साइड पे भी अप्लाई हो जाएगी और इस साइड पे भी अप्लाई हो जाएगी। अब ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है, लीनियर एक्सेलरेशन के इक्वल है, और ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल है। आर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर अब ये जो मैंने टी लिखा हुआ है ना, ये टी ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट वही लिख दिया मैंने कि जो ए टी है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है और जो अल्फा है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट दिखाए हुए हैं, रेडियल कंपोनेंट भी दिखाया हुआ है और टेंजेंशियल भी। अब यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है, यानी एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट जो सर्कल के टेंजेंट है। सर्कल के टेंजेंट होने का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से सर्कल को टच करते हुए जा रहा है तो वो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा, और जो अलोंग द रेडियस होगा वो उसका रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसे मैंने डिटेल में बताया, हम वहाँ से इसे स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इन एंगुलर मोशन द लीनियर एक्सेलरेशन हैज़ टू कंपोनेंट। हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं ना, सर्कुलर मोशन हमारे पास एंगुलर मोशन है, तो इसके अंदर जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है टेंजेंशियल कंपोनेंट, दूसरा है रेडियल कंपोनेंट। अगर हम इसके इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये होगा a इज इक्वल टू ए टी प्लस आर, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस रेडियल कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। और किस चीज़ के अंदर, ये हम एंगुलर मोशन की बात करें, जब हम एंगुलर मोशन के अंदर होंगे तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट होंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो आपको पता है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है कि हम जिस भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें उसका मोड ले लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्केयर ऑफ इट्स कंपोनेंट। अंडर रूट हमने ले लेना है, किस चीज़ का अंडर रूट लेना है, हमने इसके जो कंपोनेंट है उनको पहले स्केयर लेने हैं, फिर उनको ऐड करने हैं और फिर उनके ऊपर अंडर रूट ले लेना है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने टेंजेंशियल कंपोनेंट को डिफाइन भी किया हुआ है, जैसे मैंने आपको उसकी डेफिनेशन पहले ही बता दिया, बस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो एक दो मैं रीड कर देती हूँ। द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब क्या मैंने लिखा है कि वो वाला कंपोनेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का जो पैरेलल है टू द लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी है, लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कह रहे हैं जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जो उसका वो वाला कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल है, तो उसको हम कह रहे हैं लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट जो उस वेलोसिटी के पैरेलल हो, यानी उस वेलोसिटी के साथ ही हो। तो हमने जैसे डायग्राम में देखा था, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, और इसी तरह वेलोसिटी जो टेंजेंशियल थी उसकी डायग्राम में भी हमने देखा था कि वो भी टेंजेंट टू द सर्कल थी। तो एक्सेलरेशन भी टेंजेंट है, वेलोसिटी भी टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये आपस में पैरेलल हुए। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा कि कंपोनेंट वो वाला एंगुलर एक्सेलरेशन का जो पैरेलल है लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AT के साथ। नेक्स्ट है इट इज अकर ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। और अब ये प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है, ये तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आती है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी भी तो दो तरह का होता है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि एक होता है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आना और दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन में चेंज आना। तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना, यानी कि वो डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो वाला जो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन आ गई है कि वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल कंपोनेंट। तो इसकी डेफिनेशन है द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो रेडियस के अलोंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडियल कंपोनेंट, और उसे सिंपली हम AR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये जो है इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जब डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है,
जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तब हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आज समझ आ गया होगा कि जो वेलोसिटी है वो सिर्फ चेंज मैग्नीट्यूड वाइज या डायरेक्शन वाइज नहीं होती, बल्कि दोनों तरह से होती है। जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम दो तरह से चेंज की बात कर रहे होते हैं, एक मैग्नीट्यूड के चेंज होने की बात कर रहे होते हैं, दूसरा डायरेक्शन के चेंज होने की बात कर रहे होते हैं। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि अलोंग द रेडियस होता है। और इसी रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है ना टूवर्ड द सेंटर, तो रेडियस कहाँ है, रेडियस भी तो सेंटर की तरफ होता है, और जो एक्सेलरेशन उसके अलोंग होगी, जो हमारी रेडियल एक्सेलरेशन है जो रेडियस के अलोंग होगी वो भी क्या होगी, वो भी टूवर्ड द सेंटर होगी ना। तो जो चीज टूवर्ड द सेंटर होती है उसके साथ हम सेंट्रीपिटल का वर्ड लगा देते हैं, इसलिए हम इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर डेफिनेशन को मैंने एक और अंदाज में लिखा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप कंप्लीट होते हैं। पहले हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप, सबसे आखिर में हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है जो कि है 4.1 आपकी बुक का टेबल है, जो कि हमारे पास इक्वेशंस के बारे में है, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ी है ना पहले, इससे पहले मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा दी है। तो यहाँ पर हम अलग अलग से पढ़ रहे हैं कि लीनियर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और एंगुलर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। जो लीनियर मोशन की है ये तो हमने पहले पढ़ ली है, इनको भी दोबारा से देख लेते हैं और साथ पैरेलली हम एंगुलर मोशन के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी टी, और अगर हम एंगुलर में देखें तो क्या होगा, एस क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है लीनियर, तो उसके मुकाबले में हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है थीटा इज इक्वल टू वी हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पर ओमेगा हमारे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और जो टी है वो तो दोनों साइड पे सेम है। तो ये हमारा जो फार्मूला है ना एस इज इक्वल टू वी टी जो हमने वहां पर पढ़ा था, तो हमारे पास एंगुलर की फॉर्म में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसी से रिलेट करके निकाला हुआ है। सिर्फ हमने क्या किया है सैम्बल्स को चेंज किया, जहाँ एस था वहां पर एंगुलर में जाके हमने थीटा लिख दिया, जहाँ पे वी था वहां पर एंगुलर में हमने ओमेगा लिख दिया, और टाइम जो है वो दोनों में सेम है। इसी तरह से हमारे पास ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अगर इसको हम एंगुलर में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, एंगुलर में हमारे पास वेलोसिटी v के बजाय होती है ओमेगा की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा t। तो इक्वेशन बन गई ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसे हम एंगुलर में देखते हैं तो 2 एज इट इज आ जाएगा, ए की जगह अल्फा आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है एंगुलर मोशन के अंदर वो अल्फा की फॉर्म में होता है। एस की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पर भी आपने देख लेना ये ए लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे अल्फा ही आना है क्योंकि हम एक्सेलरेशन को जब चेंज करेंगे तो वो ए से अल्फा में आ जाएगी। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और ये वैसे भी आपको अपने कंसेप्ट के लिए आना चाहिए कि लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से होती है और एंगुलर के अंदर किस तरह से होती है। इन दोनों को आप इसी तरह से टेबल की फॉर्म में याद करेंगे तो दोनों को याद करना आसान हो जाएगा। अगर सिर्फ ये वाली भी याद है तो इनको सिर्फ रिप्लेस करना है आपने सैम्बल को एंगुलर के अंदर और ये खुद ही याद हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।